सर वो आपने वो जो लिंक भेजी थी रिकॉर्डिंग की, तो सर आपने पहले एनोड रे कैथोड रे का भेजा था, फिर उसके बाद आपने वो मॉडल का भेजा था। तो पहले एनोड रे कैथोड रे के नोट्स बना, उसके बाद ही वो मॉडल के नोट्स बना। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं, मतलब किसी जिस भी ऑर्डर में सीक्वेंस बना में लो। आपने भेजा उसी सीक्वेंस में अरे नहीं भेजिए नहीं ना। नहीं, वो सीक्वेंस तो रैंडम है, मैंने तो ऐसे ही भेजा था। आप अगर वो फॉलो करना है वो फॉलो कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं बोर मॉडल के लिए लाइट का। तो जो लाइट है उसका ऐसा बोलते हैं कि डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब कि लाइट दो तरह से बिहेव कर सकती है। लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कैसे बोलते हैं अपन, देखो अब जैसे अपन लाइट की बात करें, है ना, अपन किसी भी सोर्स से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, अगर उससे लाइट बाहर आ रही है उसको ऑब्जर्व करें, ठीक। तो अगर अपन देखें लाइट का क्या नेचर है, तो वो लाइट जो बाहर आ रही है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ वेव और कैन बी कॉल्ड अ पार्टिकल। अब देखो डुअल नेचर समझने के लिए क्या करना है, वेव एंड पार्टिकल ये लाइट के दो नेचर होते हैं। अपन जैसे एग्जांपल के लिए देखें ये मार्कर, ठीक है। तो जो मार्कर है ये, इसका नेचर क्या है, वेव है या पार्टिकल है? सिंपल सा डिफरेंस होता है। पार्टिकल। अगर पार्टिकल। ना, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे ये मार्कर है थोड़ा सा स्पेस लेता है, और इसका मास है, तो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो तो वो चीज क्या है, पार्टिकल है। और अगर मास नहीं है तो वो चीज क्या है, वेव। मतलब ऐसा नहीं कि जिन चीजों का मास नहीं है वो सब वेव है, बट उस चीज का नेचर वेव वाला हो सकता है। तो ऐसी सेम चीज लाइट है कि जब हम बोलते हैं कि एक सोर्स से लाइट बाहर आती है तो वो कैसे आती है, इन आइदर ऑफ दीज फॉर्म, आइदर एज अ वेव और पार्टिकल, आइदर एज अ वेव और पार्टिकल, ठीक है। सर इसी वेव्स तरह क्या बात होती आएगी हैं है, सर, 1 मिनट बता सकते हो सर, वेव्स एक क्या मिनट होती नहीं हैं? बेटा, 1 घंटा बताऊंगा, 1 घंटा, है ना। तो वेव या पार्टिकल, इन दो तरह से जो लाइट है अपन बोल सकते हैं कि वो सोर्स से बाहर आ रही है। ये दो नेचर है जो अपन को एक एक करके पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विथ लाइट का वेव नेचर। इन जनरल वेव क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर लाइट को वेव कैसे बोलते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वेव क्या होता है, तो जब कोई चीज एक पर्टिकुलर तरह से, देखो वैसे तो जो वेव है, जो वर्ड अपन यूज करते हैं वेव, वो पूरा तुम्हारा फिजिक्स का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है, वेव। मतलब वेव इज अ पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर। जैसे अपन एक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव, जो कि तुम्हें फिजिक्स में 11th क्लास में ऐसा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पर हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव के बेसिक पैरामीटर्स की जरूरत अभी पड़ेगी, बिल्कुल इमीडिएटली अभी। तो इसलिए अपन उसको पहले अभी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ना। अपन वेव पे पीएचडी नहीं करेंगे, वो तुम फिजिक्स में करना, वो तुमको एसटी सर करवाएंगे, है ना। बट अपन को जितना जरूरत है कि भाई वेव में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर नाउ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके चीजें चेंज हो जाएंगी, आगे जाके वेव के टाइप चेंज हो जाएंगे, अलग अलग जगह वेव बनेगी, साउंड वेव बनेगी, लाइट वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांजिशनल वेव, समुद्र में वेव, पानी में वेव, सब जगह। तो वो सारी चीजें तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। बट फॉर नाउ अपने लिए वेव क्या है, तो वेव है एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न, जब एक पर्टिकुलर तरह का पैटर्न जिसके थ्रू अपन एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स में बता रहा हूँ कि वेव तुमने कहाँ ऑब्जर्व करी है, उससे यू कैन रिलेट कि अच्छा ऐसी चीज को वेव बोलते होंगे। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ वेव के एग्जांपल्स आपने सुनी रखे होंगे। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग को टाइटली, स्ट्रिंग को, एक रस्सी को टाइटली दो एंड पे बांध दूं और इसको प्लग करूं टाइटली, जैसे वो गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, वैसे बांध दो और प्लग करो, तो वो जो स्ट्रिंग है, जो तार है, वो ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करती है। यस सर। अगर अपन एक स्ट्रिंग को टाइटली बांध के प्लग कर दें, गिटार की स्ट्रिंग जैसे होती है ना, उसको,
प्लग कर दे तो ये जो पैटर्न बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ वेव पैटर्न। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, अगर अपन दो एंड पर एक रस्सी को टाइटली बांधे और फिर उसको प्लग करे मतलब वाइब्रेट करवा दें, तो टच कर दे, तो जो पैटर्न इसके वाइब्रेट करने से, ऊपर नीचे मूव करने से बनता है, इज कॉल्ड एज अ वेव। दूसरा एग्जांपल, अगर स्टिल वाटर समुद्र, तालाब, समुद्र में तो खैर स्टिल होता नहीं है, तालाब में या बाल्टी में पानी है, तालाब और बाल्टी दो एग्जांपल्स, जिसमें अगर अपन बीच में कोई पत्थर फेंकें, यहाँ पे, तो इस तरह के ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हुए पानी के रिपल्स बनेंगे जब ये पत्थर बीच में यहाँ पे आकर टकराएगा यहाँ। तो ये जो पैटर्न है, जो पैटर्न पानी का बनता है, जो शोर की तरफ आते दिखता है, इज कॉल्ड एज अ वेव पैटर्न, है ना। ये साउंड जो, ये जो वेव्स हैं, ये इस केस में वाटर की सरफेस पे बन रही है। ऐसा किसी ने ऑब्जर्व करा है? मतलब ऑलमोस्ट सब नहीं करा होगा। तो अगर अपन स्टिल वाटर में एक स्टोन थ्रो करें और वो बीच में आके यहाँ गिरे, तो जो है पैटर्न बनेगा जिससे पानी ट्रैवल करता है ऊपर नीचे, इज कॉल्ड एज अ वेव पैटर्न। ये सब लोगों ने चेक करा हुआ है, इस तरह का पैटर्न बनता है। यस सर। अच्छा, अब देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल कि अपन वेव से एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं। इमेजिन करना कि अच्छा, वेव्स तो समुद्र में भी बनती हैं। अब कोई समुद्र के किनारे ना गया हो, कोई परेशानी नहीं, पर बनती तो है, तो पता है, टीवी में तो देखा होगा, यस सर। है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज ये एक हाँ, ये एक तालाब है, पाउंड है। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ से आ गया भाई, रुक जा। ये एक तालाब है, उसका किनारा है, ठीक है ना, ये रेत पड़ी है, तालाब के किनारे भी कभी कभी रेत होती है ऐसे, है ना। और ये जो है, ये पानी है, स्टिल वाटर है, तालाब के किनारे पे ये स्टिल वाटर है, ठीक है। और ये अपन खड़े हैं तालाब के किनारे पे, ठीक है, मुस्कुराते हुए सदाबहार, और अपने पास हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। यहाँ तालाब पे स्टिल वाटर है, और यहाँ पे एक मान लो कि खाली प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है किनारे पे, ऐसे। तो उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। हाँ, वो फेंक देंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर फेंकेंगे बिस्लरी की, ठीक है, फेंक देना बिल्कुल पक्के से। अब अपन ने क्या करा कि ये बड़ा सा जो पत्थर है, इसको लेके फेंका और यहाँ पे मारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल खाली बोतल, हल्की सी बोतल थी, ये पत्थर जाके यहाँ जैसे ही पड़ेगा तो पानी में अपन को पता है वेव्स जनरेट होगी, इस तरह से होता है ऐसा। यस ये देखो, सर। ये तो ऑब्जर्वेशन है। अब Yes, अगर sir. अपन ने करा है, कभी फील करा है कि हाँ ऐसा होता है, तो हो जाता है। ये अपन ने पानी में पत्थर फेंका यहाँ, ये पानी में ऐसी वेव्स बनी, और ये वेव्स ट्रेवल करते करते इस बॉटल से आके टकराई। तो अगर बहुत बड़ा सा पत्थर फेंकोगे, जोर से वेव बनेगी, और जैसी इस बॉटल से आके टकराएंगी, क्या होगा? बॉटल गिर जाएगी। बॉटल गिर जाएगी सर। है ना। बॉटल अब मैं गिरा देता हूँ, चलो लो, तुम पे क्या करो, ये बॉटल गिर। अब ये जो बॉटल गिरी, ये बॉटल पानी के कारण गिरी थी, पर यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमने इस बॉटल को टच तक नहीं करा। हमने बॉटल को टच करा क्या? नो नो सर। सर। अपन ने तो पत्थर फेंका, हमने क्या करा, हमने पत्थर को एनर्जी दी, पत्थर को फेंका, यहाँ जाके पत्थर गिरा, और उसके कारण जो वेव बनी वो ट्रेवल करके आई, वो बॉटल से टकराई। तो अगर अपन इस केस में बोले कि ये वेव से एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बोल सकते हैं क्या? यस सर। स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी वेव में काइनेटिक एनर्जी बन गई। सुनो सुनो, इतना नहीं, देखो, तुम पत्थर सीधा बॉटल को मार दो, बॉटल गिर जाएगी। सर बोतल sir. पे एनर्जी लगने के बाद उसका क्या हुआ सर? फिर एनर्जी गिर गई वो, बस, और कुछ नहीं है, गिर गई, एनर्जी लगी तो बॉटल उसके कारण गिर गई। जैसे तुम बॉटल में लात मारो, पत्थर मारो तो भी गिर जाती, वही सेम चीज वेव से टकराने से गिरी है। पर पॉइंट ये है कि अपन ने पत्थर तो इस तालाब के बीच में फेंका था, तब पत्थर तो तालाब के बीच में फेंका था। अब अगर यहाँ बॉटल होती तो भी गिर जाती, पर
यहाँ पर वो ट्रेवल करते 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 वेव आई और इस बॉटल से टकराई और वो गिर गई है। यहाँ पर नदी से बॉल निकालते बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, तुमने पत्थर फेंका, वो बॉल इस वेव के सहारे ट्रेवल करते 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 किनारे पे आएगी, उठाओ खेलने लग जाओ। तो ये वेव के थ्रू बोल रहे हैं अपन की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. है ना, वेव के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अपन वेव्स का क्या यूज करने वाले हैं, वेव का एक्चुअली अपन को यूज यही है, वेव से हमको लाइट के वेव नेचर से एनर्जी ट्रांसफर करवाना है। क्या करवाना है अपन को? एनर्जी Energy ट्रांसफर करवाना है। Energy transfer. ठीक है। अच्छा देखो, दो कॉमन तरह के जो वेव नेचर होते हैं जो तुम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो, वन ऑफ देम इज लाइट वेव। अभी देख लो अपने रूम में जहां तुम बैठे हो वहां लाइट जल रही है Yes, यस sir. सर। रात में कहीं Yes, जली sir. नहीं होगी। तो वो जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, जो एलसीडी, जो एलईडी है, उससे जो लाइट निकल रही है उसका वेव नेचर है। ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन जो वेव का होता है, साउंड। साउंड भी एक तरह से वेव है। जब साउंड ट्रेवल करती है तो वो भी क्या होती है, एक वेव होती है। अब देखो ध्यान से सोचना, समझना है ना कि लाइट से अपन एनर्जी ट्रांसफर कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, वाइब्रेशंस है, तो वाइब्रेशंस जो होती है वो ही वेव है। वाइब्रेशन जो होती है ना वही क्या है, वेव्स है। देखो अपन अगर सपोज एक मेटल की रॉड, प्लेट, कुछ भी स्टील का बर्तन ले लो और उसको एकदम भारी गदर वाली धूप में रख दो 5 मिनट, बिल्कुल एकदम गर्मी का महीना है और अपन ने धूप में उसको ले जाके रख दिया। 5 मिनट उसको अपन वहां धूप में रखेंगे बिना हाथ लगाए, केवल सन रेस के कारण वो चीज गर्म हो जाएगी। Yes, sir. Yes, सन sir. से तो लाइट आ रही है, सन से तो लाइट आ रही है Yes, है sir. ना, पर उस लाइट ने क्या करा, उस चीज को गर्म कर दिया। अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना कि चीज को गर्म करने के लिए अपन को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? लाइट वेव से, सन रेज से लाइट अपन एनर्जी बोलते में हैं, से। है ना, अपन बोलते सन से आई, पर किस फॉर्म में आई? लाइट के फॉर्म में ही तो आई। Like समझ form. में आ रही है बात, है ना? तो दिस इज Yes, वन sir. यस एग्जाम्पल। सर। दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि साउंड जो है वो भी एनर्जी ट्रांसफर करने का मीडियम होता है। अगर अपन अब तुम्हें पता नहीं, आई डोंट नो यार, तुमको वो एग्जाम्पल पता होगा कि नहीं, पर रोम जो है, रोम इटली की एक सिटी है रोम, Yes, वहाँ sir. पे ना बहुत फेमस ओपेरा होता है एक, जैसे बहुत सारी जगह होता है पर वहाँ का समाओ बहुत ज्यादा फेमस है ओपेरा। तो ओपेरा की जो सिंगर होती हैं, आई डोंट नो ओपेरा तुम लोगों को पता है कि नहीं, बट ओपेरा सर वो पता है, बहुत वो बहुत अजीब बस तरीके से पता गाती है। है। हाँ, yes, wow. ग्लास टूटना. हाँ, तरीके से गाती है, तेज तेज। बेसिकली जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं सर मालूम है। इतनी हाई इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो ग्लास तोड़ के एक्चुअली दिखाते हैं, है ना। अब मतलब आई डोंट नो तुम लोगों ने टीवी पे कभी देखा कि नहीं, पर देखा है मैंने सर। एक्चुअली देखा है देखा है सर। लाइव, इटली में जाके रोम में मैंने वो ओपेरा में देखी हुई है। तो अरे वाह। एक्चुअली भी देखा. है ना, ऐसा हो जाता है। वहां पर थोड़ा ओपेरा ज्यादा फेमस है, वहां पे काफी सारे आर्टिस्ट राहुल गांधी से मिले सर. बेसिकली ये ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली फिर उस केस में भी देखो क्या हुआ, क्योंकि अगर अपन देखें तो वहां पे जो ओपेरा सिंगर है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है ना। कान नहीं दुखे, मैं तो दूर बैठा था पर मैं बस देख सर रहा वो पूछ रहा तो- राहुल गांधी से मिलने क्या। कौन पूछ रहा है? एक सर पूछ रहा था अभी राहुल गांधी से मिले क्या इटली में। राहुल गांधी के तब नहीं था ना वो, ये मिल. राहुल गांधी और मुझे इटली में और कुछ नहीं करने को है फैमिली नहीं, मैं मेंबर थे। राहुल गांधी से सर मिलने कब गए थे आप? 2016, अभी क्या चल रहा है 20 ना, 16 में। 4 साल पहले। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि उस एग्जाम्पल का भी मतलब क्या है कि हम साउंड के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, साउंड वेव्स के थ्रू, राइट। तो ये जो वेव्स है ये अपने लिए किस काम की है? दे आर मीडियम जिसके थ्रू अपन एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, है ना। उसमें अपन को पर्टिकुलरली सारी वेव्स अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, साउंड वेव सॉरी लाइट वेव की बात करना है, ठीक है। अब ये जो इस तरह के रिपल्स वाले, वाइब्रेशन वाले, ऊपर नीचे वाले पैटर्न है, इसको अपन वेव बोलेंगे। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेव बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। इस तरह के पैटर्न को अपन क्या बोलेंगे? वेव।
देखो अभी क्या है, मैं तुमको वेव के बारे में अपन सब डिस्कस कर रहे हैं, पर उसकी बहुत सारी डिटेल्स, मतलब कि भाई ये कैसे बनी और क्या बनेगी, ऊपर नीचे कर दो तो क्या हो जाएगा, वो सारा डिस्कशन अपन कम करेंगे अभी। अपन को जितनी चीज की काम पड़ेगा ना, बस वो पढ़ेंगे। तो मैंने एक पैटर्न बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ वेव पैटर्न। इस पैटर्न में, इस वेव में अपन को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो ये पैटर्न कब बनता है, इस तरह का पैटर्न कब बनता है, तो अपन किसी एक इंस्टेंट पे अगर वेव देखे तो वो ऐसी दिखेगी। फिर इसमें जो चीज है जिसकी भी वेव बनाई, जैसे रस्सी है, रस्सी पे वेव बनाई, तो वो रस्सी के पार्टिकल्स इस समय देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। इवेंचुअली क्या होगा, जब ये वेव मूव करेगी, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो यही पार्टिकल नीचे, जो पार्टिकल नीचे है वो ऊपर, सारे जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, सारे जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं नीचे आ जाएंगे। और इस तरह से जब ये वाइब्रेट, ऊपर नीचे मूव, ऑसिलेट करते रहेंगे, तो अपन बोलेंगे कि वेव ट्रैवल कर रही है ना। इस केस में अपन को फिर, क्योंकि अपन ने एक वेव बनाई, तो उसके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं कि भाई हाउ इज दिस वेव डिफरेंट फ्रॉम सम अदर वेव। किसी वेव में अलग अलग क्या है, 2 वेव्स में क्या अलग है, 10 वेव में अलग क्या है। तो लेट्स डिफाइन वो पैरामीटर। मैं वेव में ऐसा बोल रहा हूं कि जब वेव मूव करती है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। देखो ये मैंने t=0 पे, यानी कि लेट्स से अभी वेव देखी तो ऐसी देखी, थोड़े समय बाद क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, देखना इस तरह से। थोड़े और देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल और नीचे आ जाएंगे इस तरह से। थोड़े देर बाद और देखेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल बिल्कुल नीचे आ जाएंगे यहाँ। थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो क्या, ये पार्टिकल और नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखो, ये पार्टिकल और नीचे, ये और ऊपर। और थोड़ी और देर बाद फाइनली देखेंगे तो ये सारे जो सारे पार्टिकल सबसे ऊपर थे वो सबसे नीचे, जो सबसे नीचे थे वो सबसे ऊपर। और ये ऊपर दो में दिखाया है ना, 2 में सेक्शंस में दिखाया है, सब जगह हो रहा होगा। वो तो फिर डायग्राम में कुछ बचेगा नहीं अगर मैं सब जगह ऐसा कर दूंगा, रंगीन हो जाएगा बहुत, इसलिए नहीं करा। बट सब पैटर्न्स में ना ऐसा ही हो रहा होगा एक साथ। हाँ सर, सर क्यों ऐसा चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये बता दीजिए। देखो देखो इसको ना एक्चुअली रस्सी में नहीं सोचना, इसको तुम सोचो इस स्टिल वाटर पे। तुमने स्टिल वाटर में पानी फेंका, ठीक है, तो तुमने जैसे ही यहाँ पत्थर फेंका, ये पत्थर अंदर जाके पड़ा, तो जो इस जहां पर ये पत्थर स्ट्राइक करा वहां का पानी नीचे गया। तो वहां के पानी नीचे के जाने के कारण क्या हुआ कि उन पानी के पार्टिकल की एनर्जी कम हुई। अब वो एनर्जी कम हुई तो क्या करे उस एनर्जी का, तो साइड वाले पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। इन पार्टिकल की एनर्जी कम हुई, इनकी एनर्जी बढ़ी। इनकी एनर्जी बढ़ी तो इनको लगा रही क्या हो रहा है, यहाँ एनर्जी बढ़ रही, इनने कम कर ली, इनने बढ़ा ली, इनने कम कर ली। इसी तरह से वेव ट्रेवल करती है। बेसिकली क्या होता है, वेव का ट्रेवल करने का लॉजिक क्या है कि अपन ने एक पॉइंट पे डिस्टरबेंस क्रिएट करी, और वो डिस्टरबेंस क्रिएट जो करी वो ट्रांजिशनल मोशन में चलती जाती है। कि यहाँ पे तुमने पत्थर फेंका, तुमने यहाँ पे डिप्रेशन बनाया, तो वो डिप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता जाएगा सब डायरेक्शन में। और फिर अगेन मैं तुमको वेव पूरे डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, बट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये तुम्हें फिजिक्स में पढ़ रहा है। हम केवल उतना डिस्कस करेंगे जितना हमें केमिस्ट्री में काम है, ठीक है ना। हम फिजिक्स की वेव चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत वेव की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अपन Yes, sir. वेव चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या Yes. पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें थोड़ी सी वेव्स की जरूरत पड़ती है, उतना डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं 2 किलो का पत्थर फेंकूं तो क्या होगा, फिर 5 किलो का फेंकूं तो क्या होगा, तो फिजिक्स में फेंकना है ना, घर से पत्थर लेके आना और सब तालाब में फेंकना, सब समझ आएगा क्या होगा। प्रदूषित नहीं अभी करेंगे अपन सर तालाब को। पत्थर से थोड़ी गंदा होता है। इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो अपन जैसे बोल रहे हैं कि जो वेव है उसके पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑसिलेट करना। तो जब ये ऑसिलेट करेंगे तो जिस पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेंगे, मतलब ऊपर नीचे मूव करेंगे, दैट पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे ये बीच में डॉटेड लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये लाइन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज द
बेस पोजीशन जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टिल वाटर है, जब तक अपन ने पत्थर नहीं फेंका था, जब तक अपन यहाँ प्रकट नहीं हुए थे, तब तक अपन बोलते हैं स्टिल वाटर है, मतलब उसके सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, मीन पोजीशन पे। और जैसे ही पत्थर फेंका वो ऊपर नीचे होने लग गए। तो एक रेफरेंस के लिए मीन पोजीशन हो गई। या जब तक अपन ने इस गिटार की स्ट्रिंग को हाथ नहीं लगाया था, तो जो स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल हैं वो कहाँ पे थे, स्ट्रिंग के Mean सारे position. पार्टिकल। मीन पोजीशन। और जैसे ही तुमने टच करा वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे। ठीक है ना। तो बीच की जो पोजीशन है इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, है ना। राइट। आप देखो इसके बाद डिफाइन कैसे करेंगे मीन पोजीशन? कर लेंगे, अभी नहीं है जरूरत। इनिशियल पोजीशन पोजीशन बोल इज द सकते हैं सर। आप जीरो एनर्जी वाली पोजीशन सोच सकते हो। जीरो एनर्जी वाली पोजीशन, कुछ भी नहीं हो रहा जब, तब वो पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन जैसे अपन फिजिक्स में रेस्ट डिस्टरबेंस वाली, उस तरह से, है ना। राइट। हाँ सो जैसे कि हम मुझे ये वेव में वेव्स हम पार्टिकल्स ऊपर और नीचे और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि साउंड रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में ट्रेवल करती है। उसमें एयर के पार्टिकल्स ऊपर नीचे नहीं होते, आगे पीछे होते हैं। फिर अगेन वही बात है कि तुम अगर मेरे से इतने क्रॉस क्वेश्चन करोगे विच आई एम बाउंड टू आंसर, तो अपन वेव का डिस्कशन करते रह जाएंगे, अपन एक्चुअल चीज नहीं पढ़ पाएंगे जो पढ़ना है। देखो आई नो कि भाई आपने वेव बनाई तो समझाओ कि ये कैसे बन गई, बट हमको एक्चुअल वेव का डिस्कशन इतना नहीं करना है। हमको जो एक्चुअली बात करनी है वो लाइट वेव में क्या होता है उसकी करनी है। तुम ऐसे सोच लो कि जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग बंधी हुई है, इसको तुम आप अपने घर में गिटार और नहीं हो तो दो रस्सी एक जगह बांध लेना और उसको प्लग करके देखना, वो रस्सी के जो पार्टिकल या जो रस्सी है ऊपर नीचे मूव करेगी। किसका डाउट था? सर मेरा था आदित्य का। हाँ ये सर। अगर मैं रस्सी बांधूंगा और उसको टच करूंगा तो वो रस्सी ऊपर नीचे मूव करेगी। यस सर। तो वैसे ही वेव जब ट्रैवल करती है तो सारे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, है ना। साउंड वेव अलग तरह की होती है। साउंड वेव में पार्टिकल आगे पीछे ट्रैवल करते हैं। ट्रांजिशनल वेव्स जो पानी में बनती है वो उसमें पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैंने बस तुमको 10 मिनट पढ़ाया और सब कुछ तुम्हें वेव में आ जाएगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेव। डैम्पिंग वेव होती हैं, है ना, ऑसिलेटिंग वेव्स होती हैं। डैम्पिंग वेव्स में जो एम्पलीट्यूड है, ये जैसे अभी यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो बहुत सारे तरह की वेव होती हैं। अपन जस्ट बिकॉज एक छोटा सा टूल हमें पढ़ना है उस पर पीएचडी नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, राइट। सो दिस इज मीन पोजीशन। इसके बाद जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं इस वेव में, जो मैंने पैटर्न बनाया है उसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं उनको क्या बोलते हैं, अगर पता हो तो। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, किसी भी दो को दिखा देते हैं। एक्सट्रीम पीक्स जो हैं आर कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पोजीशंस आर कॉल्ड एज ट्रो। आई थिंक ये स्पेलिंग सही है, नहीं हो तो तुम सही लिख लेना। ट्रॉस आर वैलीज, क्रेस्ट आर पीक पोजीशंस। और इस पीक से ऊपर और ट्रॉ से TROUGH, बस टी नहीं आना था। हाँ, इससे बॉटम मोस्ट पोजीशन से नीचे पार्टिकल नहीं जाते। तो बेसिकली जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, क्रेस्ट एंड ट्रॉ के बीच मूव करेगा, और जब बीच में होगा तो वो मीन पोजीशन पे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन इस वेव में पैरामीटर्स डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। पैरामीटर्स डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ए। इस पे अपन सबसे कम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी हम जिस वेव का डिस्कशन करते हैं उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। जो चीजें चेंज होती हैं उसके बारे में ज्यादा पढ़ो क्योंकि वो बदलेंगी। जो चीज नहीं बदल रही है उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेव का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, लाइट वेव का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये मत याद करके बढ़ जाना अच्छा एम्पलीट्यूड, हाँ वो तो कुछ नहीं था, काम का नहीं था, काम का है, अभी नहीं है। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, इट इज मैक्सिमम काइनेमेटिक्स पढ़ी अभी तो कहीं पढ़ी होगी, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ी होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया क्या? Yes, sir. No, sir.
तो नो सर एनामेटिक्स या तो तो पढ़ा पढ़ा ही है नहीं या अभी तो तक। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है सर पहले। थोड़ा बहुत चल पता रहा है ना, सर चलो तो लिख देता हूँ। पता है सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये अपन ने मीन पोजीशन डिफाइन करी है तो उसको डिफाइन करने को यूज करते हैं। भाई क्यों मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी है वो दूरी, वो लंबाई इज द एम्पलीट्यूड। सो इफ वी से कि भाई इस केस में एम्पलीट्यूड दिखाओ तो ये रही मीन पोजीशन, और ये जो पीक है, जो क्रेस्ट की हाइट है या जो ट्रॉ की डेप्थ है, दैट इज एम्पलीट्यूड। इट इज ऑल्सो कैन बी सेड कि भाई ये क्रेस्ट की हाइट या ट्रॉ की डेप्थ के बराबर होता है, वो चाहो तो वो लिख सकते हो। ऐसे ज्यादा इसका काम नहीं है, तो लीव इट दिस कि ठीक है एम्पलीट्यूड है। अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ा तो ये जो अपन ने बना रखा है क्रेस्ट, ये बड़ा हो जाएगा। अगर वैली की बात करें तो वैली और डीप हो जाएगी। ये एम्पलीट्यूड चेंज होने से चेंज होगा। एम्पलीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है, इसके बाद सारे पैरामीटर काम के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं वेव की लंबाई, कॉल्ड एज वेव लेंथ। वेव की लंबाई कॉल्ड एज वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा। ठीक है, दिस इज सेकेंड पैरामीटर, वेव लेंथ। और वेव की जो लेंथ है ना, इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज, दो तीन डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज इट इज लेंथ और टू नॉट, इट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दो पीक पोजीशन या दो ट्रॉ है, दो वैलीज के बीच का जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। लैम्डा इसका सिंबल है ना, सिंबल दिख रहा है ये लैम्डा, इसको बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर यूज करा के नहीं अभी तक, बट अगर पढ़ करा रखा है तो सर 9th से 10th में। लैम्डा, एंड इसका सिंबल इस तरह का होता है। तो ये दो बॉटम मोस्ट जो पोजीशन है ना, इसके बीच की लंबाई इज लैम्डा। जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, इनके बीच की लंबाई भी क्या है, लैम्डा ही है। दिस इज वेवलेंथ। तो अगर अपन डिफरेंट वेव्स बनाएंगे तो उनके लिए डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती हैं। लाइट वेव्स के लिए इनफैक्ट दिस कैन बी डिफरेंट। ठीक है, सेकंड पैरामीटर हो गया लैम्डा, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन, ये बहुत यूज होता है। नाउ ये जो वेवलेंथ है ये एक तरह से लेंथ है। तो अपन लेंथ को किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, कुछ कॉमन यूनिट बताओ लेंथ का। मीटर, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। है ना, इस तरह की यूनिट। सर आवाज लैग हो रही है सर मीटर, आवाज नहीं आ रही। सेंटीमीटर, क्या हुआ? डेकामीटर, डेसीमीटर। रुक जाओ, क्या हुआ? आवाज लैग कर रही है। आवाज लैग कर रही है, बोल रहे सर। आवाज लैग कर रही है। यस सर सही है सर तो सर आप सर, सही है। हम नहीं कर रहे। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है। माइक ओपन के कारण हुआ था। शांत। मीटर, सेंटीमीटर, मे बी नैनोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। हाँ, सो एक्सेट्रा अपन लिख लो। ये कुछ यूनिट्स है, इसमें से सेंटीमीटर, सॉरी दैट नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रोम आर मोर कॉमन। ये अपन ज्यादातर यूज करेंगे बिकॉज जब अपन लाइट वेव की बात करते हैं तो उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। बहुत कम होने के कारण अपन उसको नैनोमीटर या एंगस्ट्रोम में लेते हैं। ठीक है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रोम में अपन उसको लेंगे। बाकी यू कैन ऑल्सो यूज मीटर और सेंटीमीटर, ये सारी ही लेंथ की यूनिट है। एनी यूनिट ऑफ लेंथ कैन बी यूज्ड फॉर वेवलेंथ की यूनिट। ठीक है ना। लेकिन जब भी लास्ट ईयर हम लोगों को तो सारे एंगस्ट्रॉम में दी थी वेवलेंथ की वैल्यू, वो लेंथ वगैरह लैम्डा। लास्ट ईयर तक ना, लास्ट ईयर। यस सर, 10th ICSE में। अच्छा, तो मैं नहीं पढ़ाता था ना,
तो मैं नैनोमीटर में भी दे देता। अरे सर दोनों भाई यूनिट है, कन्वर्ट कर ले, है ना, वो तो यूनिट है, कन्वर्ट कर ले। 1 मीटर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रोम। नहीं सर 10/10 +10 10⁻9 नैनोमीटर। उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रोम। सर डेकामीटर भी तो छोटी यूनिट है, फिर उसमें क्यों नहीं करते हैं? अरे फेमटोमीटर भी होती है, पिकोमीटर भी होती है। अपन को यूनिट ही थोड़ी लिखते रहना है कि कुछ काम नहीं है जो सारी यूनिट लिख दो। लिख दी, अब समझ जाओ, तुम्हें पता है ना। शांत तो रहो। बिटवीन के बाद क्या लिखा है सर? किसके बाद? किसके बाद? सर इट इज डिस्टेंस बिटवीन। इधर सर ये Distance बिटवीन के साथ between- नीचे। हाँ सर इसके बाद ट्रॉ 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 नीचे। क्रेस्ट और ट्रॉ। सर तो बिटवीन के बाद सर ये 2 के पहले। एनी 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 है, एनी टू सक्सेस। एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉ, ठीक है। राइट, मीटर हाँ। सेंटीमीटर एनमीटर कुछ लेंथ है, ये उसकी कुछ कन्वर्जन है। बोलो। सर जैसे नैनोमीटर, सर नैनो जो है वो 10⁻⁻9 है, वैसा सर ये एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻? -10 1 एंगस्ट्रोम उल्टा करके देखना, 1 एंगस्ट्रोम 10⁻10 मीटर, ओके है ना। राइट, ओके। इनमें अपन इनको यूज करके कन्वर्ट करके देख लेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर वेवलेंथ के बाद इज वेव फ्रीक्वेंसी। सिंबल इज न्यू। ये अजीब सा भी अपन बनाते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंबल उसका म्यू है, फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, और इसको प्रोनाउंस अपन न्यू करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? नाउ फ्रीक्वेंसी वेव के लिए या फिर किसी भी जगह सेम तरह से ही डिफाइन होती है। जो फ्रीक्वेंसी टर्म है वो सब जगह सेम होता है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इट इज नंबर ऑफ इवेंट्स पर सेकेंड। इवेंट्स या जो भी हो रहा है, न्यू या न्यू, दोनों को बेटा तुम बोलोगे तो न्यू ही ना। तुमको जो बोलना है बोल दो, जो बोल दो। और अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो ये एन और यू लिखा है। साइकिल्स पर सेकेंड, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ऑकरेंस पर सेकेंड, इवेंट्स पर सेकेंड, या नॉट पर सेकेंड, इवन पर यूनिट टाइम, कि भाई एक फिक्स टाइम में कोई चीज जितनी बार होती है वो फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे अगर अपन बोले कि जो सेकेंड वाला कांटा है ना, सेकेंड वाला कांटा, वो घड़ी का कांटा जो सेकेंड वाला है वो घूमता है ना, वो घूम के 12 को क्रॉस करता है। अगर वो एक बार 12 नंबर को क्रॉस करता है तो अपन उसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन, एक बार घूमा। तो 1 मिनट में वो सेकेंड वाला कांटा कितनी रिवोल्यूशन लगाता है? 60 टाइम्स। 1 मिनट में 60 बार। वन टाइम वन टाइम। 1 मिनट में तो एक बार ना। 1 आवर सेकेंड सोच लिया वाले कांटे की फ्रीक्वेंसी हो गई 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, फिर 1 घंटे में तो 60 तो 60 रिवोल्यूशंस पर आवर। 60 रिवोल्यूशंस पर आवर। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कोई चीज एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी बार हो रही है। नॉर्मली अपन इसको, क्योंकि अपन जो वेव की बात करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होती है, वो एक ही सेकंड में बहुत बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो अपन इसको नॉर्मली मेजर करेंगे पर सेकंड, जिसको अपन लिखते हैं सेकंड टू द पावर -1, और दिस इज सेम एज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज हर्ट्ज। पर सेकंड, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, ये अपनी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई। पर सेकंड, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, राइट। पर सेकंड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, इसमें अपन फ्रीक्वेंसी को मैनेज करेंगे। और ये HZ लिखा है, HZ लिखा है, हर्ट्ज का शॉर्ट में हर्ट्ज लिखते हैं, HZ लिखते हैं। सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, पर सेकंड लिख सकते हो, हर्ट्ज लिख सकते हो, एक ही बात है। ये अपनी फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है,
ऑल्सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट कैन बी पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, पर मंथ, पर डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यूनिट टाइम, जिस भी चीज में तुम टाइम को मेजर करते हो, 1 टाइम की यूनिट इज फ्रीक्वेंसी की यूनिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर ये डाउट है सर मेरे को, 1/टाइम कैसे बोल देते सर फ्रीक्वेंसी को? वो तो फॉर्मूला होता है, अभी आ जाएगा वो भी, पर ये यूनिट लिखी है बस। यस सर। दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज, अपन बोले अगर क्या, तो इट इज नंबर ऑफ ऑकरेंस, जो भी चीज हो रही है एक यूनिट टाइम में, वो कितनी बार हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जैसे वेव है, तो अपन बोल रहे हैं कि वेव के पार्टिकल, इस डायग्राम पर देखो, ये वेव के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, है ना? तो जितनी बार ये पार्टिकल ऊपर से नीचे जाके वापस ऊपर पहुंचेंगे 1 सेकंड में, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे कि अपन ने क्लॉक स्टार्ट करी और देखा, तो 1 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करा, नीचे गया, वापस आया, और फिर एक और बार नीचे गया, वापस आया, फिर एक और बार नीचे गया, वापस आया। अगर 1 सेकंड में यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पर 3 बार हो जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज। 3 मिनट पर सेकंड। ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बार ये जो चीज हो रही है वो हो रही है, 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, ठीक है? इसको अपन हर्ट्ज में मेजर करते हैं एंड इसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट? राइट। सो लेफ्ट वाली चीज ये क्लियर कर दूं, लिख लिया? सर नंबर ऑफ ऑकरेंस की बात क्या? ऑकरेंस की जगह पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, जैसे पर यूनिट मिनट, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट आवर, और एनी टाइम का यूनिट यूड वांट। मैंने ऐसा यूनिट्स लिखी हैं, पर इन जनरल तो डिफाइन ऐसे ही करेंगे ना। कोई बोले कि सर वेव अगर में ये ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि, सर वेव में ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि 3 मिनट पर सेकंड, उसमें डायरेक्ट 3 पर सेकंड, डायरेक्ट 3 हर्ट्ज 3 ही पर बोलेंगे सेकंड, मतलब। 3 पर हाँ। सेकंड, मिनट कहाँ से आ गया? 3 मिनट पर सेकंड, 3 पर सेकंड, 3 हर्ट्ज, 3 सेकंड इनवर्स, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। यस सर। नंबर ऑफ ऑकरेंस पर सेकंड। लेफ्ट वाला क्लियर कर दूं, लिख लिया सबने? यस सर। राइट। नेक्स्ट पैरामीटर, जैसे फ्रीक्वेंसी है उसी तरह से टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड बेसिकली कैपिटल टी इसका सिंबल होता है। ज्यादातर टाइम पीरियड को अपन फिजिक्स में यूज करते हैं, यहाँ पे कम यूज होता है, पर इट्स वेरी सिंपल टू डिफाइन, तो कर लेते हैं। हाँ, अब अपन बोल रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी, इट इज नंबर ऑफ ऑकिंस पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में एक चीज कितनी बार होती है। अब जो भी चीज अपन बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो वेव है, इसमें 1 सेकंड में जो चीज हो रही वो क्या है, क्या हो रहा है इस वेव में? पार्टिकल का ऑसिलेशन। पार्टिकल का ऑसिलेशन, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जिसके लिए अपन वर्ड बोलते हैं ऑसिलेशन, है ना? अपन यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली लाइट वेव की बात करें या इस वेव की बात करें, तो वी कैन ऑल्सो से इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो वो जो चीज हो रही है ना, जैसे घड़ी के कांटे को रिवोल्यूशन करना बोलते हैं, पार्टिकल जो वेव है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो 1 सेकंड में कितनी बार होंगे, वो तो गई फ्रीक्वेंसी। और उस चीज के एक बार होने का टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इट इज टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। ये वेव ऊपर से नीचे मूव करके वापस ऊपर गई, यहां से स्टार्ट करी, वापस यहाँ आई, वापस ऊपर गई। इसको एक बार यहाँ से वापस यहाँ आने में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने में जितना टाइम लगा, वो उसकी टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है? नाउ इट इज टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। क्या लगता है इस टाइम पीरियड की यूनिट क्या होनी चाहिए? टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड। सेकंड। टाइम Sir, की यूनिट है second. ना? सेकंड इज द Second. मोस्ट कॉमन, ऑल्सो यूज मिनट, आवर, और जो भी तुम्हें पता हो, कोई भी टाइम की यूनिट। भाई अगर कोई वेव ऐसी है कि एक बार नीचे जाके ऊपर आने में 1 महीना लग गया, हाँ तो भाई टाइम पीरियड 1 महीना।
है ना। अब यहाँ देखो, जैसे अपन ने बोला कि यूनिट वाइज देखना पहले, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो यूनिट पर सेकंड 1 सेकंड, और टाइम पीरियड तो यूनिट क्या, सेकंड। तो तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा। अपन फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/μ और μ इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। एक ही चीज है वैसे, दोनों नहीं है। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सर अगर एक बार अपन को फ्रीक्वेंसी रिपीट दी, कर देंगे क्या, क्योंकि आपकी आवाज बहुत तेज हो गई थी। हाँ तो फ्रीक्वेंसी इज 1/μ और फ्रीक्वेंसी इज 1/t, t इज 1/μ। कैसे आ जाता है ये? तो बेसिकली देखो, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज, ध्यान से देखना, कि अगर अपने पास ये वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 2 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में 2 बार Oscillations per second. एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन होगा, है ना। यस सर। एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन, एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन होता है, 2 साइकिल्स हैं एक सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन का टाइम बताओ। 0.5 30 0.5 1/2 सेकंड 1/2 0.5 सेकंड है ना। 1/2.5 हाँ, तो अब बोले कि यार ये तो सर तुक्के से आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। चलो, इस वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 10 बार ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन का टाइम बताओ। 1/10 1 0.1 सेकंड। तो देखो आ गए, t इज इक्वल टू 1/μ। अब इधर से तुम जो भी म्यू की यूनिट लोगे, उसका इनवर्स टाइम की यूनिट होगी, वाइस वर्सा जो भी तुम टाइम की यूनिट लोगे, उसका इनवर्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी। टाइम बोलना तुमने बोला सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में। टाइम बोला मिनट पे, तो मिनट इनवर्स में। आवर्स में तो आर इनवर्स में। समझ आ गया? Yes sir. यस एक बार सब लोग शांत हो जाओ, है ना, कोई नहीं बोलेगा। केवल मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो बताओ। वी सिंह, बेटा माइक ऑन करो। आप लोगों का पढ़ाई के अलावा बाकी सब जगह ध्यान है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर हम्म, सर आप प्लीज सब लोगों को मट करके पढ़ा दीजिए सर, क्या करके पढ़ा दूं? म्यूट करके सर। तो बेटा देखो, क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो रिप्लाई करना होता है, तुम भी रिप्लाई करा करो। उस पॉइंट पे बात सुनाई नहीं देती, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनाई देता है ना। यस सर। सुनाई देता है, समझ आता है? यस सर। फिर आपको परेशानी क्या है? सर एकदम से सर सब्जी बाजार जैसे चिल्लाते हैं सर, इसलिए कह रहा था मैं। तो क्लास में बेटा ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। जी दिस सर। इज लाइक द न्यू नॉर्मल। तुमने ऐसे पढ़ा नहीं है, तुमको अभी कम टाइम हुआ है, इसलिए अजीब लग रहा है। यू विल गेट यूज टू इट एंड इवेंचुअली। तो तुम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन की और क्या हो रहा है ना। पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। पढ़ाई भी कर रहा हूँ सर। हाँ, उस पे फोकस करो, ठीक है ना। चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी डिस्कस करो, फिर बाद में, इसके बाद में मतलब वो नहीं करना है ना। अभी डिस्कस करो, फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ इज चैट, और चैट में तुम लिखने में पूरा टाइम बस चैट ही करते रह जाओगे, समझ कुछ नहीं आएगा ना। आगे तुम्हारी मर्जी है, राइट। सो नेक्स्ट अपन जो चीज डिस्कस करेंगे इज नेक्स्ट पैरामीटर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बाद वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। इसके लिए अपन सिंबल v यूज करते हैं नॉर्मली, एंड अभी अपन इसमें ना मोस्टली c यूज करेंगे। तो देखो, बेसिकली जो वेव वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका सिंबल तो v होता है। नॉर्मली जो भी चीज वेलोसिटी है, जिस भी चीज की, तो सिंबल तो v ही चलता है। बट अगर अपन पर्टिकुलरली एक वेव की बात करें, दैट इज लाइट वेव, उसकी वेलोसिटी का सिंबल इज c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर लाइट वेव की बात करोगे, उसकी वेलोसिटी का सिंबल c है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि अगर कोई भी वेव है उसकी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करो, कोई साउंड वेव हो, कोई ट्रांजिशन वेव हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लाइट वेव के लिए पर्टिकुलरली यदि सिंबल यूज करा जाता है विद c। डिफाइन कैसे करते हैं? तो व्हाट इज वेलोसिटी इन जनरल? वेलोसिटी या फिर स्पीड इन जनरल क्या होती है? 3 into 10 is to 8 meter per second. ये तो वैल्यू है। डिस्टेंस तो ट्रेवल वेलोसिटी क्या होती है? टाइम Travel in a particle upon आ time. जाती है स्पीड Are में you नहीं understand? अपॉन टाइम चेंज और डिस्प्लेसमेंट Distance अपॉन टाइम और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, है ना। अब देखो, अगर अपन बोले कि भाई वेलोसिटी या स्पीड है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी वेव के लिए सेम ही है कि अगर ये वेव है, अब ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, पर जब ये सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं, ध्यान से सुनना, जब ये सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे एक साथ मूव करते हैं तो ये वेव अपन को आगे की तरफ मूव करती लगेगी। इट विल सीम्स टू बी मूविंग राइटवर्ड्स, ठीक है। जब ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे तो दिस विल सीम, इट सीम्स कि दैट वेव इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना, राइटवर्ड्स मूव कर रही है। तो उसके वो राइट मूव करने की जो अपन को स्पीड लगती है इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। तो इट इज द स्पीड with which the wave seems to move, speed with which the wave seems to move। ये ऐसी स्पीड है जिससे अपन को वेव मूव होती लगेगी ना। सीम्स वर्ड जो यूज करा है ये क्यों करा है मैंने? तो एक्चुअली अगर अपन बात करें तो जो वेव है उसके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, वेव के पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? अपवर्ड एंड Crest to trough. क्रेस्ट एंड ट्रो के बीच ऊपर नीचे। पर हमको ये वेव जब ये क्रेस्ट एंड ट्रो के ऊपर नीचे मूव करेंगे ना तो पूरी वेव, ये पूरा पैटर्न ऐसे चलता दिखेगा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आती है। तो वो जो ये पैटर्न चलता दिख रहा है उसकी स्पीड को अपन वेव की स्पीड बोलते हैं। किसी भी केस में यू कैन अप्लाई दिस। जब अपन वेव के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ये पार्टिकल्स जैसे मैंने ब्लू और रेड डॉटेड लाइन से दिखाया है ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो जब ये ऊपर नीचे मूव करेंगे तुमको ये वेव चलती दिखेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा, ध्यान से देखना मैं डायग्राम में दिखा रहा चलता हूँ। है वैसे ही, हाँ जैसे सांप चलता है ना, स्नेक चलता है वैसे ही सर वेव हाँ, ऊपर सॉर्ट नीचे। ऑफ स्नेक जैसे ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो वेव का पैटर्न है। अब वो स्नेक एक्चुअली देखो क्या है कि स्नेक ऐसे ऐसे रोटेट करते चलता है तो पैटर्न वेव जैसा बनता है, पर वो जा तो सीधा आगे रहा होता है ना, और यहाँ अपन करें तो फिर अपन भागते हैं, तो अपन तो सीधे ही भागेंगे, स्नेक पीछे कैसे भी आए। तो दैट पैटर्न जिससे वो मूव कर रही है इज कॉल्ड द वेव पैटर्न। उसमें अपन को देखो पार्टिकल ना ऐसा लगता है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे तो ये वेव के जो पॉइंट्स हैं वो अपन को इस पाथ पे ट्रेवल करते दिखेंगे। मैंने एक सेक्शन दिखाया ऐसे कि ये सारे पार्टिकल ऊपर से नीचे गए और वापस ऊपर गए, तो मुझे लगेगा कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, यहाँ पहुंच गया। अब देखना, ये जो पार्टिकल है तो अपन को यहाँ से मूव करते यहाँ पहुंचा, तो इसमें इसने ये जो डिस्टेंस है कितना चला? वेवलेंथ Wavelength. लैम्डा के बराबर Wavelength. यूज कर लो, लैम्डा के बराबर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो आ गया अपना लैम्डा, और अपॉन क्या होता है? टाइम पीरियड टाइम। अब टाइम पीरियड टी रखना है रखो, पर नॉर्मली जो फॉर्मूले 1 by v. बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी में बनाते हैं, तो टाइम पीरियड की जगह मैं सीधा यहाँ क्या रख रहा हूँ? 1/μ। ठीक है, सर ये तो C- एक्सप्लेन कर दो 1/ν के। और अबे टी रखना था, टी की जगह 1/μ रख दिया, यहाँ से टी रखना था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम्हें टाइम लिखना, टाइम लिख लो, पर टाइम में फॉर्मूला याद नहीं करना, अपन को काम नहीं आता वो, हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी में, तो हमने टाइम पीरियड की जगह 1/λ ये रख दिया। ये लैम्डा ऊपर जाएगा तो सी क्या आ जाएगा? सी क्या आ जाएगा? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी।
ठीक है ना, ये सबसे कॉमनली यूज फॉर्मूला है जो अपन ने सारा वेव का फंडा पढ़ा है उसमें, c इक्वल्स म्यू इनटू लैम्डा, c इक्वल्स म्यू इनटू लैम्डा। अब अपन मोस्टली इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर वेव की बात करेंगे, दैट इज लाइट वेव। उसकी जो वेलोसिटी है इज फिक्स्ड, कौन सी वेव सर? लाइट वेव। c की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स अ कांस्टेंट। हाँ, इन वैक्यूम होती है, नहीं मेंशन हो रखा हो तो भी तुमको वैक्यूम लेके चलना है, उसमें मत दिमाग लगाओ। जितना दिमाग लगाना है, जितनी चीजें पूछना है, जितना कुछ करना है, सब फिजिक्स में कर लेना। तुमको उसके लिए 1-1.5 महीना अलग से मिलेगा, ठीक है ना, कि भाई वैक्यूम की जगह पानी में अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा, फिर हवा में चली जाए तो क्या होगा, फिर मरकरी में चले जाए तो क्या होगा, तो सब करते रहना। तो ग्लास में चले जाए, फिर हरे ग्लास में चले जाए, फिर लाल ग्लास में चली जाए, तो सब करना, सब बताया जाता है, सब पढ़ लेना, है ना। इसी साल होगा, बट बाय द एंड ऑफ 11th, बिकॉज वो लास्ट चैप्टर होता है मोस्टली फिजिक्स का, है ना। राइट, सो दिस इज फिक्स्ड फॉर लाइट, इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये c जो है वो कांस्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि लैम्डा इंटू म्यू भी कांस्टेंट है। c तो एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो लैम्डा इंटू म्यू भी कांस्टेंट हो गया। और अगर लैम्डा इंटू म्यू कांस्टेंट आया, तो कैन वी से कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, Yes, sir. या वाइस वर्सा, लैम्डा इज sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसा बोल सकते हैं क्या, Yes, sir. है ना। तो दिस इज योर लैम्डा या म्यू का रिलेशन विथ सी एंड एक दूसरे में, कि भाई ये म्यू इज 1/लैम्डा या लैम्डा इज 1/म्यू, तो ये अपन इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे बोल सकते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ती है, अपन इसको ऐसे यूज करने वाले हैं कि आगे जाके किसी लाइट वेव की वेवलेंथ दूसरी लाइट वेव से कम हुई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होगी, एंड सो ऑन। ये अपन को यूज में आता जाएगा। कैलकुलेशन करना है, लैम्डा दिया है, सी दिया है, म्यू निकाल लो, म्यू दिया है, सी दिया है, लैम्डा निकाल लो, वो अभी अपन करेंगे कैलकुलेशन। पर प्रोपोर्शनलिटी भी ऐसे काम आती है। बोलो सर लैम्डा और न्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मीन्स वो 3 इंटू 10⁻⁴ के ऊपर नहीं होगा कभी भी? नहीं होगा, फिक्स वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इन मीटर पर सेकेंड। इम्प्लाइड कि आप सही यूनिट रखो, मीटर पर सेकेंड मतलब हमने लैम्डा की यूनिट क्या ली होगी, मीटर। मीटर, और फ्रीक्वेंसी की क्या ली होगी, सेकेंड। सेकेंड इनवर्स, नॉट सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। वो रखोगे तो हमेशा आपका जो सी है 3 इंटू 10⁸ या उनका प्रोडक्ट 3 इंटू 10⁸ के बराबर आएगा, ठीक है। यस सर। राइट सर ये वेव के बाद क्या लिखा है सर? वेव के बाद ये सीम्स टू मूव, Yes, sir. मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वेव जो है वो चल रही है, सीम्स टू मूव, राइट। ओके, फिर फाइनली वी विल कम टू लास्ट जो पैरामीटर है वो। इसके लिए वेव का डायग्राम सर। चाहिए अपन को। हाँ बोलो सर, ये वैल्यू जो है जो फिक्स रहती है सर? स्पीड ऑफ लाइट की, यस सर। हाँ फिक्स वैल्यू है, यस सर। है ना। फिक्स वैल्यू, जो चीजों की वैल्यू फिक्स है ना, बस वही लिखा है मैंने कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लिखी जो बदल जाए, केवल वो वैल्यू लिखी है जो फिक्स है, ठीक है। लास्ट पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं जो वेव के लिए अपन को जरूरत पड़ती है। दैट पैरामीटर इज वेव नंबर। इसका सिंबल होता है वही फ्रीक्वेंसी का सिंबल, और उसके ऊपर एक डंडा बना देते हैं, एक बार बना देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यू बार। वेव नंबर सिंबल न्यू बार। व्हाट इज दिस, क्या होता है वेव नंबर? इट इज नंबर ऑफ वेव्स present in unit, it is number of waves present in unit length। एक पर्टिकुलर लेंथ में, कोई भी एक यूनिट में ले सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में जितनी वेव्स प्रेजेंट होती हैं उसका नंबर वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है,
डिफाइन कर लिया, समझ लेते हैं उसको। ये अपन ने एक वेव बनाई, ठीक। इस वेव में ये जो लंबाई है लैम्डा है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से, देखना डायग्राम में देख के बताना है ना, यहां तक की लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। पूरी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो पहले तो मुझे बताओ कि वेवलेंथ क्या होगी। 1 meter. 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, लैम्डा 1 मीटर आएगा। 1 meter. 1. ठीक है, ये जो लेंथ है 1 यहाँ से मीटर। यहाँ तक, ये 1 मीटर, पूरी 2 मीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। कोई मुझसे पूछे कि बताओ 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं। 1 एक वेव। वन। तो बाय दिस डेफिनेशन नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, यानी 1 One. मीटर में एक वेव, तो वेव नंबर 1 मीटर इनवर्स आ गया या 1 पर मीटर आ गया। Yes, sir. ये Yes, समझो, sir. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन। तो वैसे यहाँ पे 1 मीटर में कितनी वेव्स, समझ आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो, सपोज ये जो लेंथ है मैं बदलता हूँ इसको, ये लेंथ 10 मीटर कर दी। अब मुझे बताओ लैम्डा क्या है। 5. 5 मीटर। 5 मीटर, Yes, लैम्डा sir. 5 मीटर है। 1 मीटर में कितनी वेव्स होंगी अगर 1 लैम्डा by 5. 10 मीटर है। 1 by 1 by 5. 1 by 5। अब देखो ये जो लंबाई है ये पूरी, ये 5 मीटर है। 1 मीटर इतनी सी लंबाई होगी, तो 5 मीटर में अगर एक वेव आई तो 1 मीटर में 1/5 वेव आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो एक एग्जांपल हो गया कि लैम्डा अगर 5 तो वेव नंबर आया 1/5, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर सपोज ये लंबाई 0.2 मीटर है, ऐसे एग्जांपल लेके देखते हैं 0.2 मीटर, तो वेवलेंथ क्या होगी 0.1. 0.1, सिंपल है ना, 0.1, यानी कि 0.1 मीटर में 0.1 मीटर इज द लेंथ। 0.1 मीटर में एक वेव है, 0.1 मीटर में एक वेव है, तो 1 मीटर में कितनी वेव होगी अगर ये लंबाई 0.1 है। 1 by 0.1. अगर ये लंबाई 0.1 है तो ऐसी कितनी वेव्स 1 मीटर में आएगी 10. 10 वेव्स, जो कि आ कैसे रहा है 1/0.1 करके। तो पहला एग्जांपल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल, 0.1 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि फॉर्मूला कैसे आता है, राइट। तो 0.1 मीटर अगर मैंने ली, हाँ सर वो हमेशा 1 मीटर में 1 मीटर में क्यों, देखो पर यूनिट लेंथ है ना, तो मैंने 1 मीटर पकड़ के चला। 1 मीटर में जितनी वेव्स हैं दैट इज योर वेव नंबर। यस सर। गिवन लेंथ, बेटा ये कंफ्यूज हो गए लोग, ये लो अब बताओ, कंफ्यूज मत हो। पूरी लंबाई, 2 वेव की लंबाई 0.2 दी थी, ये लैम्डा 0.1 है, ऐसी कितनी वेव्स 1 मीटर में आएंगी 10। अगर ये लैम्डा 2 है, ऐसी कितनी वेव्स आएंगी 1 मीटर में 0.5। लैम्डा 0.2 है, ऐसी कितनी वेव्स आएंगी 1 मीटर में 5। तो वो हमेशा नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकलती हैं, कैसे निकालोगे तुम नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ 1/लैम्डा करके। वन अपॉन लैम्डा करके। अब यहाँ देखो लैम्डा की यूनिट मैंने इसके जस्ट पहले नहीं ये लिखा बस, परफेक्ट। वेवलेंथ की अपन ने पॉसिबल यूनिट्स क्या लिखी थी, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, है ना। अगर मैं इस लैम्डा की यूनिट को मीटर को जैसे यहाँ रखूं तो म्यू बार क्या आएगा, मीटर इनवर्स। मीटर 1/, मीटर आ गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे पर मीटर, मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर रखूं तो सेंटीमीटर इनवर्स। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर रखूं तो नैनोमीटर नैनोमीटर इनवर्स। म्यू बार की पॉसिबल यूनिट्स आर मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स,
नैनोमीटर इनवर्स एक्सेट्रा, एनी यूनिट जिसमें तुमने वेवलेंथ रखी उसका उल्टा इज म्यू बार की यूनिट, और नंबर कैलकुलेशन वाइज बस उल्टा कर देना है। समझ आया नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अभी मैं जो एग्जांपल्स ले रहा था कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, मैं बार बार मीटर ले रहा था, तो अपनी बार बार वेव नंबर मीटर इनवर्स में आ रहा था। जैसे ही मैं इसको देखो, जैसे ही मैं इसको 0.1 सेंटीमीटर करूंगा तो 0.1 सेंटीमीटर एक वेव की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर में 10 वेव होगी, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज म्यू बार? वेव नंबर क्या है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इनवर्स, 10 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना? तो ये अपन इस तरह से नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? तो वी डिस्कस ऑल द वेव पैरामीटर्स जो अपन को जानने होते हैं, सारे वेव पैरामीटर्स अपन ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो अपन को करना है इनकी फ्यू कैलकुलेशंस, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है? जो भी फॉर्मूले यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है, बार बार काम आएंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है टाइम पीरियड के साथ, वेव नंबर का लैम्डा के साथ, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का सी के साथ, सारे फॉर्मूले एक साथ याद करके रखना है, ठीक है? कल अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इन पे क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। यस है सर। ना? बोलो। थैंक यू सर। यस सर। सर होमवर्क है क्या कुछ? होमवर्क बहुत पहले से रिवाइज कर लें। कुछ 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो कर लेना, कोई ज्यादा नहीं दे रहा हूँ इस चैप्टर से। सर। बोलो। सर ये वाइस से वर्षा का मतलब क्या होता है सर? बचपन से पढ़ते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर मैं उस चीज को उल्टा कर दूं, अभी लीव नहीं करना है, होमवर्क सुन लो, करना तो होमवर्क है नहीं, है ना? तो सुन क्या करेंगे, लीव ही कर दो, है ना? क्यों सर? कौन है? पता ही है कि हम होमवर्क करेंगे नहीं, तो सुन के क्या करना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 to 21 बिगनर्स बॉक्स 1 से, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिगनर्स बॉक्स 1 से क्वेश्चन नंबर 15 to 21। अभी हमने एग्जांपल्स करे नहीं। अरे यार, विच हैव मैक्सिमम एनर्जी भी आ गया इसमें, या रहने दो, नो होमवर्क। कर लेंगे पूरा बिगनर बॉक्स 1। नहीं करना है, बिगनर बॉक्स 1 के क्वेश्चन नहीं करना अभी, अपन ने उसमें एक चीज पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बोलो सर, इसकी पीडीएफ अलग रहेगी सर? नहीं बेटा, इसी में है, मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है और उसी में सेकंड चैप्टर एटॉमिक है। ओके सर, थैंक यू सर। ईयर आज 7-1 के बच्चे लीव नहीं करेंगे, 6-1 के लीव करेंगे, मेरे को बात करना है। 6-1 वाले मोस्टली जब वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर रखी तो यू कैन लीव, 7-1 वाले लीव नहीं करेंगे। सर नो होमवर्क टुडे, मोल कॉन्सेप्ट की मॉड्यूल कंप्लीट करो जल्दी, क्विकली। सर वेव, हो गई सब। सर वेव, बाय सर। बाय सर नहीं आप करना है, लीव कर दो।